नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त राजधर्म का हो गया है। राजधर्म का ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। अभी कुछ दिनों पहले अगर मैं इनका परिचय कराती तो मैं शायद ये कहती हमारे साथ कांग्रेस के धारदार प्रवक्ता गौरव वल्लभ जुड़ गए हैं, लेकिन अब वो कहानी बदल चुकी है। गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अपने मन में बहुत सारी खलिश लेकर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलविदा कहा है। एक लंबा कच्चा चिट्ठा उन्होंने, और इसमें अपनी व्यथाओं को भी उन्होंने शामिल किया है, चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे वो अडानी अंबानी को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी की, यानी 70 साल तक जिस पार्टी ने इस देश पर राज किया, उसकी कार्यप्रणाली की बात हो, उन सब की झलक इस इस्तीफे में दिखाई देती है। गौरव वल्लभ मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने आपको अपनाया, सिर आंखों पर बिठाया, पद दी, प्रतिष्ठा मिली, इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना, आप बोला करिए, एड़ो पछे कहीं है। क्या हुआ? देखिए, कुछ चीज़ें अनकॉम्प्रोमाइजेबल होती है, जिनमें 1% की भी मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। उस पे एक व्यक्ति अपना संयम नहीं बरकरार रख सकता। और मैंने जो अपने इस्तीफे में 3 चीज़ें लिखी, और ऐसा नहीं मीनाक्षी जी कि ये चीज़ें मैंने अचानक से ही बताई। 4 महीने तक मैं तो बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी बड़ी फेमस होती मीनाक्षी जी। आपने मुझे इस बार बजट पे देखा? नहीं, आप बजट पे नहीं थे। मैंने आपकी पूरी एक्सपोज की टाइमलाइन खंगाल के देख ली। आपने बजट पे कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। पिछले 4 महीने में मैंने मुश्किल से 7 या 8 ट्वीट किए होंगे, 7 या 8, जिसमें सारे के सारे कोई नववर्ष की शुभकामना या मकर संक्रांति की शुभकामना या रामनवमी के शुभकामना या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामना का होगा। तो मैं पिछले 4 महीने से मेरी ये चिट्ठी में लिखे हुए दर्द को लेके कांग्रेस के हर शीर्ष नेता के पास गया कि साहब, ये सनातन को गाली देते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता, ये सनातन की गाली को मौन स्वीकृति मत दो। पर कांग्रेस ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा, साहब, आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता अगर ठुकरा रहे हो तो पॉलिटिकल प्लस माइनस का मुझे नहीं पता, पर ये पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 4 महीने में मीनाक्षी जी, 4 अप्रैल को मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उससे पहले 4 दिसंबर से लेके 4 अप्रैल तक मैंने कांग्रेस AICC के अंदर अपने कदम नहीं रखे और कहा कि जब तक आप भगवान श्री राम के मंदिर नहीं जाओगे, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं टीवी पे बैठ के डिबेट नहीं करूँगा, मैं आपके लिए प्रेस वार्ता नहीं करूँगा, ये कहा। तीसरी बात, सुबह से शाम मैं PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उनकी नीति थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज कांग्रेस पार्टी उस नीति का विरोध करती है। सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली। क्या पैसा कमाना पाप है? कोई व्यक्ति अपनी पूंजी लगा के, अपना दिमाग लगा के अगर पैसा कमा रहा है तो वो पापी कैसे हो गया? मुझे ये बताओ। अच्छा, मैंने एक मिनट मैंने उनको कहा कि पहले आप अडानी को गाली देते थे, फिर अंबानी को गाली देते थे, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने, टाटा ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने टाटा ग्रुप को गालियां देनी चालू कर दी। एक दूसरे पारसी बिजनेस ग्रुप ने के CEO ने बॉम्बे से प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, कांग्रेस पार्टी ने उस बिजनेस समूह को गाली देना चालू कर दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दूं। नहीं तो आप भी तो गाली दिया करते थे ना। बिल्कुल। आपने मैं आप ही की उसी ट्विटर टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, अडानी को मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता की, मैं कह रहा हूं, 1 नहीं 3-4 की है अडानी के खिलाफ। पर जब से अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दी, उसके बाद मैंने स्वयं ने तो बंद कर ही दिया, कांग्रेस के नेताओं को भी कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप समवेयर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये चिट्ठी आज की नहीं है, इस चिट्ठी, ये 4 महीने पहले की चिट्ठी लिखी हुई है। दर्दे बयां
4 महीने से चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 4 महीने पहले आपने चिट्ठी लिख दी, 4 महीने से आप नहीं, मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, पर इस चिट्ठी में लिखे हुए सब चीजें अच्छा, लिख के आपने दे दी। ये आपने- एग्जैक्टली ये चिट्ठी नहीं लिखी। आपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रख दी, कर दी, 4 महीने पहले कर दी, कर रख दी, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई सुनवाई कोई नहीं हुई। सुनवाई नहीं। किसी मैंने ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक कुछ कह रहे हो, नहीं कुछ नहीं बोला। कहा। लेट अस सी। लेट अस सी। 4 महीने में जो सी नहीं कर पाए तो मैं वहां पे क्या करता? ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे धर्मों का अपमान करो, मैं ये नहीं बोल रहा। सब धर्मों का सम्मान करो, पर सनातन को कोई गाली बोल रहा है, उसके साथ बैठ के चुनाव मैं तो नहीं लड़वा सकता। नहीं, आप ये कह रहे 4 महीने पहले आपने अपनी बात रख दी। बिल्कुल। अगर एक नेता ने नहीं सुनी तो दूसरे को आप बोलते। मैंने कह रहा हूं ना, एक को नहीं बोला मैंने। आपके जहन में जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता आ रहे हैं, जितने भी, राहुल गांधी, मैं नाम क्यों नहीं, मत बुलवाओ मीनाक्षी जी, सोनिया गांधी जी, थोड़ा बहुत अपनी एथिक्स पे मुझे कायम रहने दो। मैंने कभी भी नाम नहीं लिए, पर मैं एक नाम आपको जरूर बताऊंगा। जो लोग भगवान राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, जिसने वो ड्राफ्ट किया, वो एक पूर्व यूपीए के मंत्री का पीए था, पीए। वो बता रहा है कि राम मंदिर में मैं जाना नाम है। ले दूं आपके लिए? वो बता रहा है कि राम मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं। जिसने, मीनाक्षी जी, आप तो हो सकता है क्लास में मॉनिटर भी रही होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की तो नहीं बात कर रहे हैं? मैं क्यों नाम ले, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है। मैं क्यों नाम ले? देश को पता है कि कौन पीए था। देश को यह भी पता है कि जिसने, जो 30 साल से राज्यसभा में बैठा है और एक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस की नीति बना रहा है वो। आपको जान के ताज्जुब होगा मीनाक्षी जी, जो व्यक्ति टिकट दे रहा है, मैं आपको, और आप मेरे को बिना चेक किए मेरी बात पे एतबार मत करना। मैं आपको फिर कहता हूं, जो टिकट पे देने पे, टिकट के नोटिफिकेशन पे हस्ताक्षर कर रहा है ना, उसको आप बोलो उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्रों के नाम बताओ, 5, तो वो नहीं बता सकता। आई चैलेंज, अगर वो बता दे तो आप उससे पूछो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मेरे पे विश्वास मत करो, आप पूछ क्या हो, आप पूछो जालोर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ किस राज्य में? वे कहेला कि वो तो छत्तीसगढ़ में भाई। ये बोलेंगे, वो कहेंगे कि वो तो छत्तीसगढ़ में है। गौरव वल्लभ जी अपनी एकदम मारवाड़ी में आ गए हैं, राजस्थानी भाषा में आ गए हैं जी। आपने इतना कुछ कह दिया तो नाम भी ले लीजिए ना। क्यों ले मैं? अच्छा, मैंने सही परिचय दिया उनका? मैं क्यों ले? मैं अच्छा, क्यों? हाँ ना तो बोल दीजिए, मैंने सही परिचय दिया या नहीं दिया? मीनाक्षी जी, मैंने बताया उसने चुनाव नहीं लड़ा, 4 बार से राज्यसभा में बैठा है। दूसरा एक और नाम बताता हूं आपको। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि पिछले 30 साल से 30 साल से एक ही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा है। कितने साल से मीनाक्षी जी? 30 साल से। अगर उसके मैनिफेस्टो में कुछ दम होता तो 42 पे आती क्या पार्टी? 52 पे आती क्या पार्टी? 42 में आई ना 2014 में, 2019 में 52 पे आई ना। पर नए लोगों को, नए आइडियाज को कांग्रेस पार्टी रोकती है। एस्पिरेशनल इंडिया के आइडियाज को कांग्रेस पार्टी रोकती है। कांग्रेस पार्टी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। 2 काम आपको स्टूडियो में बताऊंगा, एक काम मैं आपको कभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूं, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। ना स्टूडियो में बताऊंगा, ना आपको पर्सनली बताऊंगा। पहला काम, सुबह उठो, चाय पियो, नाश्ता करो, ये सोचो आज मोदी जी को उनकी माँ की गाली दें या पिता की गाली दें। मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को फिर ये कहा जाता है। ये वो उनका एक्शन है जो बता रहा हूं, उनका जो एक्शन है वो बता रहा हूं। दूसरा, लंच ले, ये सोचो आज अडानी को पकड़ें, अंबानी को पकड़ें, टाटा को पकड़ लें, गोदरेज को कह दें, आज किसको पकड़ें ये सोचो। शाम वाला काम मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको बहन की तरह देखता हूँ। नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे आप इतना संकोच में कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी मर्यादाएं हैं, मेरे असूल हैं, मेरी
जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें ऐसी बातें ना तो ऑन स्क्रीन बोली जा सकती है, ना छोटी बहन के साथ ऑफ स्क्रीन शेयर की जा सकती, इसलिए नहीं बता सकता। आई एम सॉरी, ये उनका काम है। ऐसे लोगों, ये लोग पार्टी चला रहे हैं। नंबर 1 वो आदमी जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, 4 बार से राज्यसभा में बैठा है। नंबर 2 वो आदमी जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य है उसमें कंफ्यूजन है। और नंबर 3 वो आदमी जो 300 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है। अगर उसमें दम होता तो 42 पे लाता क्या? लेकिन इस मैनिफेस्टो और पॉलिसी बनाने में आप जैसे युवा नेताओं की भी तो राय ली जाती मेरे होगी। को लिया क्या? कभी राय नहीं ली? मेरे को लिया हो तो बताओ ना। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। और ये अच्छा, मेरी बात सुनो। मैनिफेस्टो कैसे तैयार होता है फिर पार्टी में? एक आदमी जो 30 साल से बना रहा है वो बना के लिया था अपने आइडिया के मुताबिक। वो अपने, बाकी जितने भी लोग और हैं, उनको सलाह देने मेरी वाले बात कौन हैं? सुनो, उनको उस मैनिफेस्टो कमेटी में कौन है? आप और आपके दर्शक हंसेंगे नहीं तो बताना, मैं नाम बताता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी, वो मैनिफेस्टो बनाते हैं। वो उस कमेटी में, चेयरमैन तो कोई और है पर वो उस कमेटी में है। जिग्नेश मेवानी। अब आप बताओ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा, 1.5-2 साल पहले। मैं भी गया था, मुझे भी आमंत्रित किया। मैंने पूरे जोशो खरोश से वहाँ भाग लिया, अपनी बातें कही। वहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया था, आपने शो भी किया था, मैंने आपका शो देखा था, 50 अंडर 50, कि 50% पद एआईसीसी में, प्रदेश कांग्रेस में, जिला कांग्रेस में, ब्लॉक कांग्रेस में, टिकटों में, एमपी के टिकटों में, एमएलए की टिकटों में, मंत्रियों के आवंटन में 50% पद 50 साल से कम उम्र को दिए जाएंगे। था कि नहीं? वो याद है कि नहीं आपको? मुझे ये बताओ, 2 साल हो गए, कहाँ लागू हुआ वो? एक जगह भी लागू हुआ हो तो बता दो, एक। तो सर सलाह देता कौन है? मैं यही तो, ये जो लोग हैं जो 2-3 इनका, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, इनडायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता, अगर पूरे उनके किस्से खोल दिए ना मीनाक्षी जी, तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो लोग सड़क पे निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा। जो उनके काम करने के तरीके हैं, अगर मैंने सारे बता दिए। नहीं तो मुझे तो कुछ स्ट्रक्चर समझ ही में नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर, कांग्रेस पार्टी अब इतनी पुरानी पार्टी है, काम करने का कोई तो तरीका होगा, कहीं से फीडबैक लिया जाता बताओ होगा ना। आपके यहाँ, आप भी कॉर्पोरेट में काम करती हो, एक प्रतिष्ठित चैनल में काम करती हो, 30 साल तक एक ही आदमी एक ही जगह पर है क्या? 30 साल तक एक ही आइडिया पे काम होता है क्या? मुझे बताइए ना। ये बदलाव होते हैं, एलिवेशंस होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे 30 साल से, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी वही आदमी टीवी पर आता था। आप देख लेना मेरे कॉलेज की, मैं आपको ईयर बता देता हूँ, 1998 में मैं कॉलेज में था, तब भी वही आदमी टीवी पर आता था। आज 2024 में भी वही। 1998 में मैं कॉलेज में था, जब भी वही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा था, आज भी वही। और टिकट देने वाले को मैंने फिर कह रहा हूं, अगर वो ये बता दे कि झारखंड कौन से राज्य से निकला है, तो मैं 1 लाख रुपए की शर्त आपसे लगा सकता हूं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ना? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पुनः दोहराता हूं, बेहद अच्छे आदमी है, पर वो, उनके पास 1% का निर्णय का भी अधिकार नहीं, 1% निर्णय का भी अधिकार नहीं। पोर्टफोलियो विदाउट पावर। मैंने बोल दिया ना आपको, इससे ज्यादा 1% पे आ गया मैं तो, 1% पे। अरे इतने लाव लश्कर के साथ, इतने ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ देने के बाद कितने दिनों तक वो पद खाली रहा था? जी, मैं खुद उनके अध्यक्ष के, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको लेके पूरे देश में मैंने ट्रेवल किया है। आई हैड ट्रेवल्ड विथ हिम। हर प्रदेश कांग्रेस में जाके उनके लिए मैंने वोट मांगे। आई डिड दैट। ही इज अ गुड पर्सन, बट ही डजंट हैव एनी पावर। तो पावर किसके पास मैंने है? बताया ना, ये 3 जो नाम बताए आपको, एक टिकट दे रहा है, उसको उत्तर प्रदेश बिहार का अंतर नहीं पता। दूसरा नीति बना रहा है, वो क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ है। तीसरा ब्रॉडर नीति बना रहा है, वो 30 साल से वही काम कर रहा है। ये लोग कर रहे हैं। कई बार हैरानी होती है गौरव वल्लभ जी, आप एक ऐसी पार्टी को लगातार रिप्रेजेंट करते रहे, टीवी पर आते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये इस पार्टी में काम करने का स्ट्रक्चर नहीं है इतने सालों में। नहीं, मैं ये जो चीजें हुई है, जब तक पहले जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तो कम से कम एक व्यक्ति तो था जो निर्णय ले रहा है।
ये सबको पता था। वो सही व्यक्ति थे। सही गलत पे आएंगे दूसरे भाग में, पर एक व्यक्ति तो पता था। अब निर्णय जो ले रहे हैं वो ये है जिनको ग्राउंड रियलिटी पूर्ण पता ही नहीं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 100 से ज्यादा सदस्य, लगभग 100 होंगे, परमानेंट इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी, मेंबर्स, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंचार्ज। कांग्रेस 100 से ज्यादा सदस्य होंगे लगभग, उसमें से मात्र 3 या 4 चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? डरते हैं। राहुल जी कहते हैं ना, डरो मत, सबसे पहले तो इन CWC वालों को सिखाओ। ये डरपोक है, हम डरे नहीं। मीनाक्षी जी, हमें बोला गया आज रात को, कल नॉमिनेशन की लास्ट दिन थी, आज रात को बोला गया जाओ जमशेदपुर से चुनाव लड़ो, जो 8 बार से बीजेपी जीत रही है, जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ रहा है। हम ताकत से सीना ठोक के गए, चुनाव लड़के आए, हारे। हमें बोला गया जाओ उदयपुर से चुनाव लड़ो, जो 5 बार से बीजेपी जीत रही है, जाके वहां चुनाव लड़के आओ। हम ताकत से चुनाव लड़े, चुनाव हारे वहां भी। मैं स्वीकार, आपने टिकट मांगा था? मैंने आज तक नहीं मांगा। तो क्यों आपको भेज दिया है कैसे मुश्किल टर्फ पे? क्योंकि मैं आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी था। तो अब आइडिया में कहां कमी आ गई कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि कहां कमी आई वही तो बताया। जब राम मंदिर के दर्शन का न्योता ठुकरा दिया, तो आइडियोलॉजी ये है कि वो राम में विश्वास ही नहीं करते, और जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, ना मेरे काम के, ना आपके काम के, ना देश के काम के। अब मैं आपको और एक बात बताता हूं, और ये पहली बार मैं टीवी पे बोल रहा हूं। मेरे को कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने बुलाया और बोले कि आपका नाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है और हम आपको डाल रहे हैं, शीर्ष नेता ने। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, और मैं चले गया। 10 दिन बाद लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था उसमें। उसके 10-15 दिन बाद मैंने उनसे पूछा, जब वो कहीं मुझे एक मीटिंग में मिले, मैंने कहा सर आपने तो बोला था योर धर्म की सोच इज डजंट सूट अस। क्या बोले? धर्म की सोच डजंट सूट अस। क्योंकि मैं सनातन की बातें करता था। मैं ये कहता था रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही, चुप्पी तोड़ो। मैं ये कहता था कि भगवान श्री राम के मंदिर का स्वागत करो। मैंने तो ये भी कहा था एक बार, आज बता रहा हूं पहली बार टीवी पे, कि भगवान राम के मंदिर पे कांग्रेस पार्टी को अपना चंदा देना चाहिए। मैंने ये कहा। अच्छा, ये बात आपने किससे कही थी? जितने जो जहन में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं मीनाक्षी जी, मेरे को एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को जिससे मिलना होता था मैं मिल सकता था। जब आप कहते जितने नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में पहला नाम आता है सोनिया गांधी का। मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में दूसरा नाम आता है राहुल गांधी का। जिनका आपने नाम सोचा, तीसरा नाम आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का। जिनका आपने नाम सोचा सबका, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जिनका आपने नाम सोचा उनका, सबको। हाँ, पर मैं आपको बता दूं, जो 4 पहले नाम लिए ना, ये कांग्रेस चला ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी नहीं चला रहे। पांचवा आदमी जिसका आपने, केसी वेणुगोपाल, मैं नहीं नाम लूंगा। आप भले कितनी भी, मैंने तो प्रतिज्ञा करके आया हूं कि मैं कभी जीवन में किसी का नाम नहीं। वो 5वां आदमी 4 का नाम ले लेके कांग्रेस चला रहा है। क्या बात कर रहे हैं गौरव? अगर मैं, आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आपका बीट रिपोर्टर होगा कांग्रेस कवर करने वाला, उससे फोन करके पूछिए। और मैं चाहता हूं स्पीकर पे फोन लगा दीजिए, ताकि आपके दर्शकों को पता लगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये सबको पता थी बातें। ये मैं जो आज आपको बता रहा हूं, आप यहां पर बैठ के काम कर रही थी, आप कांग्रेस कवर करती तो आपको भी पता होती। ये सबको पता थी। नहीं, बट फेस ऑफ द पार्टी इज राहुल गांधी। राहुल गांधी चेहरा है। ये तो अनफॉर्चुनेट, मैंने कहा राहुल गांधी जी जब कहते हैं डरो मत, ये CWC वाले क्यों डर गए? आपको क्या विश्वास होगा? एक और आंकड़ा देता हूं आज आपको। जितने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनमें सेक्रेटरी इंचार्ज और जितने जनरल सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, उसमें से मात्र एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। एक प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ रहा, ट्रेजरर चुनाव नहीं लड़ रहा, जनरल सेक्रेटरी चुनाव नहीं लड़ रहे, सेक्रेटरी इंचार्ज चुनाव नहीं लड़ रहे, CWC मेंबर चुनाव नहीं लड़ रहे। तो व्हाट द हेल यू गाइज आर डूइंग देयर? लेकिन राहुल गांधी का से तो है ना पार्टी में। अरे भाई, से मैंने, वो ये तो कहते होंगे ना कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। देखो, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने 5वां जो आपने नाम लिया, वो मैं कह रहा हूं ये निर्णय ले रहा है। पर अगर 4 लोग उसको निर्णय लेने दे रहे हैं तो ले रहा है ना, तो 4 भी दोषी है।
मैं उनको पाक साफ नहीं बता रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गई गौरव जी। मैं एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रखती हूं। आपको इतने समय से समस्या थी, आपने हर किसी के सामने ये समस्या रख दी। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो पहले 4 नाम मैंने आपको गिनाए, उन्हें आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, पार्टी की प्रॉब्लम के बारे में भी फिर पता होगा। होना चाहिए, नहीं पता है तो दे आर अनफिट। तो अगर उन्हें नहीं पता है, then they are अगर unfit। उन्हें पार्टी की समस्या पता है तो फिर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उनके ऊपर और किसका दबाव है? इसीलिए तो कह रहा हूं दे आर मिसफिट टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी। यू आर टॉकिंग अबाउट गांधी फैमिली। मैं कह रहा हूं दे आर मिसफिट, जो भी शीर्ष नेता हैं दे आर मिसफिट, अनफिट टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज मैंने अपने पत्र में एक बात लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी, ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। आपको पता ही नहीं ग्राउंड की रियलिटी, क्योंकि जब क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, नीति बनाएगा तो ग्राउंड कनेक्ट कैसे होगा? जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूज हो रहा है वो टिकट देगा तो ग्राउंड कनेक्ट कैसे होगा? जो 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है उसको पता ही नहीं कि राजस्थान की क्या एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, यूपी की क्या है, युवाओं की क्या है, महिलाओं की क्या है, किसानों की क्या है, मजदूरों की क्या है, तो ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो गया। कैसे बात करें? ग्राउंड कनेक्ट बना तो रहे हैं, ग्राउंड कनेक्ट, ट्रक ड्राइवर से मुलाकात कर रहे हैं, धान की रोपाई करने वाले किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, बुलेट चलाने वालों से मिल रहे हैं। अभी मैं टिप्पणी करूंगा तो वायरल हो जाएगी टिप्पणी और उनसे सवालों का जवाब लोग मांगना शुरू कर देंगे। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैं मर्यादा में हूं, पर ग्राउंड कनेक्ट पार्टी का टूट चुका है। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, आज पार्टी दिशाहीनता की तरफ आगे बढ़ गई। और जब मैं दिशाहीनता क्यों कह रहा हूं, आज सुबह बात करेंगे पार्टी उठ के ईवीएम हैकिंग की, टेम्परिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, उसके अगले दिन सुबह अडानी और अंबानी और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उसके अगले दिन सुबह अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके अगले दिन सुबह प्राइस राइज की, उसके अगले दिन सुबह अग्निवीर की, उसके अगले दिन सुबह जीएसटी की, और फिर वापस उसके अगले दिन सुबह, ये 7 दिन का हो गया टूर, वापस सोमवार से वापस ईवीएम हैकिंग की। एक चीज का भी आप कभी कोई कांग्रेस के नेता है या प्रवक्ता आपके पास आए तो उनसे एक सवाल, मेरा नाम मत लेना नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने तरफ से ही पूछना, अपने तरफ से ही पूछना कि साहब ये कास्ट सेंसस करोगे तो सेंसस में कौन सा डाटा कैप्चर करोगे, बस ये पूछना। पता ही नहीं उनको। अगर कोई महासचिव बता दे इसका उत्तर तो आई बैट, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार, पता ही नहीं। तो कौन बनाता है डेटा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करोगे उस डेटा का, क्या नीति बनाओगे? किसी ने बोल दिया कास्ट सेंसस की बात करो ताकि ओबीसी के वोट मिल जाए, ऐसे वोट नहीं मिलते हैं, ऐसे वोट नहीं मिलते हैं। कास्ट सेंसस की बात आप करो। ये कह रहे हैं कास्ट सेंसस को लेकर जितना बवाल खड़ा किया, उस प... डेटा का करना क्या है, उनको फिर नहीं आगे पता। ये नहीं पता, नहीं पता, कोई रोड मैप नहीं है, पता, यूं ही लड़े जा रहे हैं। मैंने जैसे एक बार आपने मेरी प्रेस रिलीज कभी देखी हो तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज में मुद्दा लिखता हूं, उसकी आलोचना करता हूं और क्या होना चाहिए उसके बारे में एक कांग्रेस पार्टी में आप बोलो बेरोजगारी की कोई बात आपसे पूछे तो बोले अच्छा बहुत बड़ी बेरोजगारी है ना, सरकार को क्या करना चाहिए बताओ, पता ही नहीं। आप बोलो बहुत बहुत ज्यादा समस्या है ना, ये बात आपने अपने मित्र सुप्रिया श्रीनेत को या बाकी और प्रवक्ताओं को आपने कभी बोली कि इस डेटा का हम करेंगे क्या? मैं क्यों उनके नाम लूं? वो कास्ट सेंसस वाली बात तो आपकी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हुई ना। मीनाक्षी जी, आपका बड़ा भाई प्रोफेसर गौरव वल्लभ तो 40-41% वोट लेके आया, मैं 5.5% लाने वाले से क्यों बात करूं और क्यों ज्ञान दूं? लेकिन आपने पार्टी में ये तो बोला होगा कि हम कास्ट सेंसस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बोला और मैंने फिर पूछूंगी किससे बोला तो आप जवाब नहीं देंगे। आप मेरी बात पे यकीन ही मत करो ना। हाँ। कोई भी कांग्रेस का आए कास्ट सेंसस पे आ जाए तो उससे पूछना साहब इसका क्या डाटा तो कलेक्ट करोगे और उस डाटा का नीति निर्माण में क्या यूज करोगे, ये 2 सवाल पूछना। वो इधर उधर देखने लगेंगे क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है। आप मुद्दा कोई चुनते हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना। आप कहते हो तो कि आप तैयारी करके देते ना उन्हें। अरे मैं क्या तैयारी, मेरी तैयारी का उपयोग करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, बैंक्रप्सी है क्या? मीनाक्षी जी, अपने आप कह रहे हैं कि क्या थॉट प्रोसेस में बैंक्रप्सी है? एक कहावत है कि सुतोड़ा ने तो कोई जगा सके पर जो सोनारी एक्टिंग करे उन्हें तो भगवान भी नहीं जगा सके।
जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो ईश्वर भी नहीं जगा सकते, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है। जो नासमझ है उसको समझदार बनाया जा सकता है, पर जो नासमझ अपने आप को समझदार मानता हो उसको कौन समझाएगा? ये प्रॉब्लम है। मैं तो ये सोच रही हूँ गौरव जी कि जब आप पार्टी में थे तो डिबेट के टॉपिक कैसे आते थे, या हमें किस इशू पे बात करें, इस इशू पे लाइन एंड लेंथ क्या होती थी? कुछ तो ब्रीफ दिया जाता होगा ना, या वो ब्रीफ भी प्रवक्ताओं को अपनी पे छोड़ दिया जाता था देखो, कि तुम खुद सोच लो? मैं तो मेरे ब्रीफ खुद बनाता था। हाँ। मेरे को कभी मैंने किसी से मांगा नहीं, ना कोई मेरी जानकारी में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था। अब पिछले 4 महीने में बन गया हो। मैं 4 महीने पुरानी बातें बता रहा हूँ। 4 महीने में कोई बन गया हो तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो मेरी तैयारी, अपना पेपर खुद तैयार कर, आप जानते हो कि मैं बिना रिसर्च के अपने, आज भी मैं रास्ते में आ रहा था तो यही सोच के आ रहा था कि मीनाक्षी जी क्या क्या सवाल पूछेगी। मैं अपने FAQs बनाता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसका उत्तर तैयार करके लाता हूँ। 80% FAQs में से ही सवाल आते हैं, 20% आप सरप्राइज कर देती हो। तो जो आता है बोल देते हैं, नहीं आता है तो कहता हूँ मेरे को ज्ञान नहीं। ये तो पार्टी मतलब कैसे लाइन एंड लेंथ कैसे तय करती है? क्या राहुल गांधी कभी मीटिंग ऐसे लेते हैं कि आप इस विषय पर इस तरह से बात करें? मेरे साथ तो नहीं हुई। हाँ। औरों के साथ, बाकी और प्रवक्ताओं के साथ उन्होंने पर्सनली की हो तो मुझे पता नहीं। ये तो गाइडेंस कैसे आती है? तो ये जो हाई कमांड वाला जो बात होती है ना कि देयर इज अ हाई कमांड इन द पार्टी। मेरे से देखो काफ़ी लोग, मैं आपको एक पॉजिटिव पक्ष बता रहा हूँ, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया। पॉजिटिव पक्ष है कि मेरे से कभी भी किसी ने टर्म्स डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं करी। चलिए, कम से कम आपने ये तो कहा कि डेमोक्रेसी है। मेरे से, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ, औरों की वेदना अलग हो सकती है। मेरे को कोई इस तरह की समस्या नहीं थी, क्योंकि उनको पता था ये कमिटेड सिपाही है। ये मेरे ऊपर स्टाम्प था कि मैं कमिटेड आदमी हूँ, क्योंकि मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी तो 42 पार्टी सांसदों वाली पार्टी ज्वाइन करी, तो उनको पता था कि ये अपना प्रोफाइल लेके मैं इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर बनाऊं, यंगेस्ट 32 साल की उम्र में प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर बनाऊं। मीनाक्षी जी, अच्छी भली आपकी नौकरी चल रही थी। छोड़िए, अभी वो आप छेड़ेंगे तो मेरे को और दुख होगा, इसलिए उसको मत छेड़िए। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे को डिक्टेट नहीं करते थे, मैं अपने खुद बना के ले जाता था। मेरे ऊपर कमिटेड सोल्जर का स्टाम्प था, पर मैं अपनी बात कहता था कि ये सनातन आप तो बागी हो गए। अब बागी नहीं हुआ, मैं तो वहीं खड़ा हूं। कांग्रेस चली गई वहां से। मैं तो आज भी कह रहा हूं कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल है, कांग्रेस नहीं बोल सकती। मैं तो आज भी कह रहा हूं सनातन विरोध को नहीं सहा जाएगा। कांग्रेस सोचती अगर बोला तो DMK नाराज हो जाएगी, अलायंस टूट जाएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कहती आई है ना कि बीजेपी राम के नाम का व्यापार करती है। जयराम रमेश जी का मैंने वर्जन सुना, उन्होंने बयान दिया वो राम का व्यापार करती है। आपको बताऊं, तो आप इस आइडियोलॉजी के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं? मैंने जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, मैं उस समय ड्राफ्ट बनाने में अपना योगदान देता था। उस समय मैंने उस चीज का स्वागत किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम स्वागत करते, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था। और अब आप जब सुप्रीम कोर्ट के बनने का स्वागत करते हो राम जी के मंदिर का, और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हो, भाई मैं तो पाप रो भागी नहीं बनू। आपने तो मैं जिको पाप करियो कोई नहीं, मैं उन वास्ते क्यों जाऊं? दंड भगवान मने दंड क्यों दे? हमारी तो अटूट आस्था है भगवान में। आई हैड ए फर्म बिलीफ ऑन गॉड, और प्रभु श्री राम को मैं पहले भी देश की अंतरात्मा मानता था, आज भी मानता हूं, आगे भी मानता रहूंगा। मैं तो वहीं खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी जो LPG की बात करती थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आज कांग्रेस पार्टी वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। और आपको जान के अचंभा होगा, ये सारे वेल्थ क्रिएटर्स लिबरलाइजेशन के बाद बने। जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई है उसके बाद ये वेल्थ क्रिएटर्स बने। कांग्रेस पार्टी को इस पे गर्व होना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। नहीं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ा बयान तो आपकी अदालत का शो है, जब रजत जी के सवाल पर अडानी ने खुद ने कहा था
कि वो कांग्रेस पार्टी का शासनकाल और था। दूसरा एक और आपको एक विचित्र काम बताता हूँ। यहाँ पे सुबह 2:30 बजे एआईसीसी दफ्तर से अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कितनी बजे? 2:30 बजे। शाम को 5 बजे जयपुर में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अडानी का रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल साहब रेड कारपेट का स्वागत कर रहे हैं। उसके अगले दिन सुबह तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री जी उनका हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं। अब आप बताओ कि इसको दिशाहीनता नहीं कहेंगे तो व्हाट इज दिस? यहां पे आप गालियां दो, आपकी स्टेट यूनिट कह रही ये तो सबसे बेस्ट आदमी है, और मैं इन सभी मुख्यमंत्रियों को सही मानता हूं मीनाक्षी जी, क्योंकि उनको अपने स्टेट में निवेश चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो अगर वेल्थ क्रिएटर का स्वागत नहीं करेंगे तो निवेश कौन करेगा? मैं यहां वालों को गलत मान रहा हूं, पर आपकी यूनिटी ऑफ कमांड ही नहीं है। अब आप भेज देते हो प्रवक्ता को कि जाओ आज अडानी को मेरी बात सुनो। अडानी अंबानी की ये जो बात चल रही है, ये अडानी वाली कहानी शुरू कहां से हुई थी? ये राफेल तक तो अंबानी की कहानी चलती रही, फिर अंबानी को राफेल में क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, तो कांग्रेस पार्टी को 2019 का नतीजा भी देख लिया, नया पिंचिंग बैग चाहिए, नया कुछ चाहिए था। तो भाई अडानी का प्रधानमंत्री के साथ फोटोएं मिल गई, तो अब अडानी को पकड़ो। फिर फोटोएं अगर निकालें तो फोटोएं तो इन मुख्यमंत्रियों के साथ भी थी। इन मुख्यमंत्री को दो गालियां, दो ना, फोटो तो उनके साथ भी है ना। और यहां तो फिर भी ऐसे बैठे हुए फोटो है, वहां पे फोटो तो मुख्यमंत्री ऐसे कर रहा है, तो दो गालियां। तो मेरे ना तो सनातन के विरोध की बातें मैं कर सकता हूं, ना राम मंदिर के विरोध की बातें मैं कर सकता हूं, ना राम जी को गालियां दे सकता हूं, ना वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां दे सकता हूं, ना पीवी नरसिम्हा राव की नीतियों को गाली दे सकता हूं, ना प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत माँ और पिता की गाली दे सकता हूं। हमारे कई प्रवक्ता उनकी पिता की गाली बोलते हैं। नहीं, बहुत तरीके की ऊंची बातें भी होती हैं, मैं उस पर नहीं जा रही, लेकिन जब मैं कांग्रेस पार्टी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग समझने की कोशिश कर रही हूं, कहां से टॉपिक डिसाइड हो रहा है, कैसे उसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा, लीड कैसे ली जाएगी, ये कैसे तय हो रहा है? ये अगर कोई बता दे, कोई बता दे तो मैं वो जीवन भर कहे वो मानू सही है। किसी को नहीं पता। 70 साल पुरानी पार्टी चल रही है और पार्टी में कौन, ये नहीं पता, क्या दिशा दे रहा है, नहीं पता है। नहीं पता। यही तो मेरी लड़ाई थी। जब मैंने एक बात अपना एक लाइन लिखी थी पत्र में, आपने पढ़ी होगी, कि आप एक दिन तो कास्ट सेंसस की बात करते हो, दूसरे दिन कुछ और बात करते हो, इससे भ्रामक संदेश जाता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने एजेंडा सेट कर रहे हैं। और ये जो 3 लोगों का नाम लिया मैंने, जिनके बारे में बताया, एक मॉनिटर चुनाव नहीं लड़ सकता, दूसरा जो यूपी बिहार में कंफ्यूजन में चल रहा है और यूपी के टिकट दे रहा है, और तीसरा जो 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है, ये सब तीनों अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग दिशा में। मुझे तो, मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं देश के में अपना कंट्रीब्यूशन देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से नीतियां बना के दूंगा। मेरे मन में अभिलाषा थी कि इस पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज़ की, नए एस्पिरेशंस की तवज्जो दी जाएगी। पर देखो आपके सामने मैं बैठा हूँ, फिर बोलते हैं साहब कोई भी मैंने एक और बात बताता हूँ, एक बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, तो मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को कहा, लोग कौन से G20 वाले, एक बड़े नेता, बड़े मतलब काफ़ी बड़े, तो मैंने कहा साहब बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो कोई कंपनी से अचानक लोग रेजिग्नेशन देते हैं तो कंपनी उसको एक इमरजेंसी कॉल के रूप में लेती है और सोचती है ऐसी हमारे में क्या प्रॉब्लम। तो मुझे उस बड़े नेता ने कहा, अरे वो तो बिके हुए हैं, वो तो संघी है, वो तो भाजपा से मिले हुए हैं, वो तो दागी है। अब मीनाक्षी जी, इस बंदे पे तो एक भी दाग नहीं है ना। आपको तो गद्दार क्या कहा जा रहा है? जो भी बोलो, मैं उस पे अभी मैंने कहा ना, मैंने जवाब दे दिया,
भगवान मुझे इतनी ताकत देते रहे कि मैं जवाब ना दूं। अगर मैंने कभी जवाब दे दिया तो वो सब लोग मुंह दिखाने लायक, सड़क पे चलने लायक नहीं रहेंगे। मेरे को उनकी ऐसे ऐसे किस्से का, और मैंने अपनी आंखों से उनके चीज कुकृत्य देखे, अगर कभी बता दिए तो मैं उसका जवाब नहीं दे रहा। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई कोई आदमी पार्टी छोड़ के जाता है तो इससे वेकअप कॉल लीजिए। ये खराब है, ये गद्दार है, ये मिलावा है, ये संगी है, ये सनातनी है। सनातनी गाली हो गई, कोई बोले ये सनातनी, सनातनी है ये, इसलिए छोड़ गया, सनातनी इसलिए छोड़ गया। राहुल गांधी जो जनेऊ दिखाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर वो क्या है? मैं क्यों बोलूं उनके बारे में जो मेरे जो कोर्स में ही नहीं है। मैंने तो आपको पूरी चिट्ठा खोल के बता दिया कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। आज क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को गाली देते देते कांग्रेस अपने आप को गाली देना चालू कर चुकी है। अच्छा, मैं एक एक व्यक्ति की आपसे बात करती हूँ, जितना आपका मन करे, जितनी आपकी इच्छा करे आप बोलिएगा। नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, देखिए सोनिया गांधी ने भी पार्टी चलाई, आप कह रहे हैं कि तब तक पता था पार्टी को कि दिशा क्या है, या तब भी नहीं पता था? मैं उस समय नहीं था पार्टी में, तो इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी ने जब पार्टी चलाई तो सारे निर्णय वो लिया करते थे या नहीं लिया करते थे? कम से कम हमें तो ऐसा प्रतीत होता था कि वही ले रहे हैं। तो ये वो जो पार्टी का चलाने का सिस्टम था, ये अभी वाले सिस्टम से बेटर था। राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर, संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि वो अगर रिटायरमेंट ले भी लेंगे, मैं संजय निरुपम की बात करती हूँ, कल ही मेरे उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो अगर रिटायरमेंट भी ले लें, वो ब्रेक भी ले ले, तब भी पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। नहीं, मैं उस पर टिप्पणी करना क्योंकि अब मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, पर मैं ये कह सकता हूँ राहुल गांधी के लिए एक लाइन जो जो मुझे सही लगती है कि ही इज़ ए गुड पर्सन इन एन एक्सट्रीमली रॉन्ग बिजनेस। उनके बस ही इज़ misfit for politics. Why so? Because he doesn't have that kind of ground connect. उनका ग्राउंड कनेक्ट जो राजनीति में चाहिए वैसा उनका ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। उनकी ग्राउंड पे चीज़ों की समझ जो राजनीति में चाहिए वैसी नहीं है। और वो अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखते हैं वो लोग उनको पहचान नहीं है। वो सब लोग घोर लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं। वो कभी भी भारत को संपन्न होते हुए नहीं देखना चाहते। मैंने एक बार कांग्रेस पार्टी में एक बात बोली थी कि विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है, हमें प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहिए, ये मैंने बोली थी। नो नीड। मैंने कहा साहब, विकसित भारत का संकल्प का विरोध करेंगे तो देश का विरोध दिखा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी, उसका मजाक उड़ाया। अरे हो ही नहीं सकता। अरे हो क्या नहीं सकता, अगले 2 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। आज यूएस, चाइना, उसके बाद जापान, जर्मनी और भारत है। और भारत और जापान में मात्र $1 ट्रिलियन का अंतर रहा, $1 ट्रिलियन, जो 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। तो अगले तीसरे कार्यकाल में हर हालत में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। 2047 में विकसित, और विकसित भारत एक तरह से सबका विकास होगा ना। उसमें मीनाक्षी और गौरव का ही नहीं होगा, इन सारे कैमरामैनों का भी होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या स्कोप आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में स्कोप बताता हूं आपको, और राजस्थान के अगर दर्शक होंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। आपने सुना होगा राजनीति में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, यहाँ राजनीति में प्रत्याशी नहीं मिल रहे। एक प्रत्याशी को राजसमंद से टिकट दिया, वो विदेश चले गया। पहली बार 25 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अलायंस को दे दी। आपको विश्वास होगा मीनाक्षी जी, सीकर में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दे दी। वो कम्युनिस्ट पार्टी वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही, और ये इंडिया अलायंस है। ये ऐसा कैसे अलायंस है? ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस को 40 सीटें नहीं आएगी। कांग्रेस जवाब देती है वो हमारी अलायंस पार्टनर है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि सुनेंगे इस इंटरव्यू को, उसके बाद फिर वो आपके लिए क्या कहते हैं, मैं तो इंतजार उस पर भी कर रही हूं। जो भी बोले, मैं उनको ये कहूंगा, एक स्वस्थ प्रजातंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका होती है, जो कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर पा रही। कृपया करके
ये जो मॉनिटर के चुनाव नहीं लड़े हुए लोगों को दरकिनार करें और कम से कम स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाएं। मुझे लगा जिस तरह से आप सनातन की बात करते हैं आप ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी को जयराम जी की। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, राजधर्म में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।